अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर जो एमसीक्यूज़ मैंने इंक्लूड किए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के, जो 12 लास्ट 5 to 10 आपके डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। EMF इंड्यूस इन ए कंडक्टर वाइल moving through a magnetic field produce current in the conductor. This current is called, और ये जो करंट इंड्यूस करता है वो इंड्यूस करंट कहलाती है, और इससे जो EMF पैदा होता है उसको इंड्यूस EMF कहते हैं। Alternating EMF सेकेंड MCQ से आपका alternating EMF is produced by rotating a rectangular coil of wire E in a magnetic field. ये आपने AC जनरेटर के केस में पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कॉयल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो तब आपका इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट पैदा होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक में आ गया। द यूनिट ऑफ EMF इज़ सेम एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि EMF का यूनिट भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है। तो ये थर्ड MCQ है आपका। EMF का जो फार्मूला होता है वो भी आपका वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है W/Q, यानी जूल पर कूलम, विच इज़ इक्वल टू वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है। तो आगे चलते हैं MCQ नंबर 4 के ऊपर। MCQ नंबर 4 है द मोशन EMF इंड्यूस इन ए रॉड मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। फोर्थ MCQ में ये आपने मोशन EMF के टॉपिक में पढ़ा था कि मोशन EMF आपका E इज इक्वल टू VBL आता है, VBL साइन थीटा, और परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा, उसकी वजह से साइन 90 होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, इसीलिए सिर्फ E इज इक्वल टू VBL आएगा आपका। आगे MCQ नंबर 5 एवरेज EMF इंड्यूस इन ए conducting coil of n loop is equal to the negative of the rate of change of magnetic flux in a coil is changing with the time. This statement is, ये आपकी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और उसके अंदर आपकी फैराडेज लॉ की ये स्टेटमेंट है। E इज इक्वल टू -n डेल फ्लक्स ओवर डेल टी। आगे चलते हैं MCQ नंबर 6 के ऊपर। Whenever an EMF and current is set up by the changing the magnetic flux through the circuit, its direction will be such as to oppose the act which cause it. This is known as, ये आपका लेंजेस लॉ है कि आपका इंड्यूस EMF हमेशा कॉज को अपोज करता है जिसने उसको पैदा किया होता है। आगे लेंजेस लॉ रेफर्स टू इंड्यूस करंट नॉट टू इंड्यूस EMF, कि लेंजेस लॉ आपका रेफ़र करता है इंड्यूस करंट। जी लेंजेस लॉ के अंदर ही लिखी हुई है स्टेटमेंट, इंड्यूस करंट के लिए होता है उसके सेकंड पैराग्राफ में, कि लेंजेस लॉ रेफर्स टू इंड्यूस करंट नॉट इंड्यूस EMF। लेंजेस लॉ जो है वो इंड्यूस करंट के बारे में बताता है, इंड्यूस EMF के बारे में नहीं बताता। उसकी स्टेटमेंट भी अगर आप पढ़ें ऊपर जो MCQ नंबर 6 है, whenever an EMF and current is set up, ये इधर से current is set up in the changing the magnetic flux through the circuit, its direction will be such as to oppose the act which cause it. तो ये लेंसेज लॉ ने कहा था, तो ये इंड्यूस करंट के लिए वैलिड है, इंड्यूस EMF के लिए नहीं है, जो MCQ नंबर 7 है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा MCQs इसमें बने हुए हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हुए स्टूडेंट अक्सर डेरिवेशन कर लेते हैं और थ्योरी को इग्नोर करते हैं, तो वहाँ से ये MCQs रह जाते हैं। फिर आगे है हेनरिच लेंजेस वाज अ रशियन साइंटिस्ट है, तो ये भी उसके लेंसेज लॉ के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी है उसके इंट्रोडक्शन में, तो ये भी आपने अच्छी तरह करना है याद, रशियन साइंटिस्ट हैं। आगे MCQ नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। लेंसेज लॉ इज़ अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के अकॉर्डिंगली होता है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप साबित करें किस तरह लेंसेज लॉ जो है वो अकॉर्डिंग्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये उस लेंसेज लॉ का लास्ट
टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ है। द फिनोमिना इन विच, आगे एमसीक्यूज नंबर 10, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉयल इंड्यूस द ईएमएफ इन अनदर कॉयल। अगर एक कॉयल में आप करंट चेंज करते हैं और उससे ईएमएफ हो जनरेट हो अनदर कॉयल में, तो ये फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और अगर उसी कॉयल के अंदर हो जाए तो ये फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ये याद रखना है आपने। आगे एमसीक्यूज नंबर 11, 1 हेनरी इज इक्वल टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होता है। ये आपकी डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, डिफाइन हेनरी। तो ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर की इक्वल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी है, तो ये आपने याद रखना है। आगे एमसीक्यूज नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 12 में उसने कहा था फिनोमिना इन विच चेंजिंग द करंट इन द कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन इटसेल्फ, जो आ गया आपको मैंने पीछे लास्ट एमसीक्यूज में डिस्कस किया है। अगर दूसरी कॉइल में हो तो म्यूचुअल इंडक्शन, और अगर उसी कॉइल में हो और इधर लिखा हुआ है इटसेल्फ, ईएमएफ इन इटसेल्फ, तो जिसमें इटसेल्फ हो जाए तो वो आपका सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना कहलाता है। आगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स अपॉन, सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है एल, वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये ए बी और सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी करती है, एरिया के ऊपर भी करती है, कोर मटेरियल के ऊपर भी करती है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इन द इक्वेशन, ये बेसिकली ये सिंपल गलत लिखा हुआ है, ई इधर आता है ई एल आता है, साइलन आर एल आता है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डैट, नेगेटिव साइन इधर इस फॉर्मूले में क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है वो कॉज को अपोज करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूस इट। कि जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है, जो उसी कॉइल के अंदर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है, वो अपने कॉज को अपोज कर रहा है। आगे एमसीक्यूज नंबर 15, if 1 volt EMF is induced in a coil by changing the current at a rate of 1 ampere per second in a coil, the self inductance is called। तो ये हेनरी की डेफिनेशन है, जो आगे आपको बताया था 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर आएगा। आगे एमसीक्यूज नंबर 16, सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल आर कॉल्ड, सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं। आगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो समटाइम कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आगे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए उनमें भी एक मैंने शामिल किया हुआ है कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं। तो ये सेल्फ इंडक्शन का लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। आगे एमसीक्यूज नंबर 18, द रिलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज एन फ्लक्स, ये बेसिकली एन फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई होता है, तो वहाँ से एल इक्वल टू एन फ्लक्स ओवर आई निकल आया आपका। आगे एमसीक्यूज नंबर 19, द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एवरेज EMF induced in a secondary coil to the टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉयल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जिसमें दो कॉयल का जिक्र आ जाए वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, और जिसमें एक ही कॉयल हो वो सेल्फ इंडक्टेंस होगा। एनर्जी स्टोर इन ए इंडक्टर इज, ये आपका UM इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर हो जाएगा। ये आपको फार्मूला वैसे भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल में भी और न्यूमेरिकल में भी यूज़ हुआ हुआ, और ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, MCQs नंबर 20। आगे चलते हैं। द वर्क स्टोर इन द इंडक्टर इज़, जो आपकी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है वो पोटेंशियल एनर्जी करता है। आगे प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ बेस्ड अपॉन द, कि AC जनरेटर का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो वो आपका वर्क करता है फैराडेस लॉ के ऊपर। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस बाय, तो ये बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप पावर लॉसेस को ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो वो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ट्रांसफार्मर के टॉपिक में।
उनमें आता है आप प्रॉपर लेमिनेशन शीट जब यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप एडी करंट लॉस को रिमूव कर रहे होते हैं, और ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है उसने कि लेमिनेशन कर लें। डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी आप जो कॉइल यूज़ करें वो उनकी रेजिस्टेंस कम कर दें। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। आगे लिखा है प्रॉपर कपलिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इसको फ्लक्स कपलिंग भी आप कह सकते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉपर कपलिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। और आप एक ये भी कह सकते हैं कि आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करके हिस्टेरिसिस लॉस को रिमूव कर सकते हैं, वो इधर ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इधर जो ऑप्शन गिवन है उनमें ए, बी एंड सी तीनों राइट ऑप्शन बनते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम करें एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। जब आप सेकेंडरी के टर्न्स कम कर दें प्राइमरी के कंपैरेटिवली, तो फिर आपका जो होता है वो वोल्टेज भी और वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो आपका ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जिसमें हम एन एस को ज़्यादा कर दें एज़ कम्पेयर टू एन पी, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। आगे MCQs नंबर 25, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन, ट्रांसफार्मर किसके ऊपर वर्क करता है, वो AC के ऊपर वर्क करता है, नॉट फॉर DC। तो ये साइड बॉक्स से लिया गया आपका, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन AC ओनली। तो ये आपने MCQs याद रखने हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली AC, ओनली फॉर AC, नॉट फॉर DC। आगे MCQs नंबर 26, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर इज़। तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, वो आ जाता है UM इज इक्वल टू B²/2μ0। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका। ये आपका एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर का लास्ट पॉइंट है। इधर आप बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। एक है एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, वो आता है 1/2 B² आगे AL, और AL जब जाके दूसरी साइड पे डिवाइड होता है तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अगर एनर्जी का पूछा जाए तो वो साथ AL भी आएगा इस ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसके साथ AL भी आएगा। और अगर एनर्जी डेंसिटी लिखा हो तो वो AL नहीं आएगा। आगे MCQs नंबर 27 पे जाते हैं। इंडक्टेंस इज मोर इन सेल्फ इंडक्शन इज एयर को कोर कॉयल, तो ये आपने याद रखना है। आगे देन द बैक EMF इन ए सर्किट इज ज़ीरो, इट ड्रॉज मैक्सिमम करंट। तो ये आपका बैक EMF के टॉपिक में ही आपका मोटर जब स्टार्ट हो, जब वो नॉर्मल वर्किंग कर रही हो, जब वो ओवरलोडेड हो जाए, तो ये तीनों MCQs आपने EMF के लिए भी याद रखने हैं और करंट के लिए भी। तो उनमें से ही एक आपसे पूछा गया बैक EMF इन ए सर्किट इज ज़ीरो, इट ड्रॉज। जब बैक EMF ही आपका ज़ीरो है तो उसने मैक्सिमम करंट पास करनी है उसमें से। आगे चलते हैं। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करता है, और जो कैपेसिटर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करता है। ये आपको दोनों MCQs याद होने चाहिए। इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल अकॉर्डिंग टू Faraday's law इज एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू -N del flux over del T। ऑप्शन नंबर सी, Faraday's law का एक फार्मूला पूछा गया बेसिकली, और ये फार्मूला तो कितने न्यूमेरिकल्स में आपने यूज़ करना है। आगे हम चलते हैं MCQs नंबर 31 के ऊपर। व्हेन द बैक EMF इन ए सर्किट इज ज़ीरो, इट ड्रॉज मैक्सिमम करंट। तो ये रिपीट हुआ है आपका। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, द फिनोमेना इज, ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। आगे आपका ऐसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ये आगे आपको बताया था, दोनों का यूनिट जो है वो हेनरी है, तो इसलिए वो आ जाएगा द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस आर सेम। दोनों के हेनरी हैं, अगर डिफरेंट होते तो आप डिफरेंट के ऊपर लगाते हैं, दोनों के सेम है और वो हेनरी होता है। एंड आगे MCQs नंबर 34, द इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, ये भी रिपीट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करता है। आगे 35,
ये भी मैं आगे आपको ऊपर बता चुका हूँ। एडी करंट प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट लॉस, जिसकी वजह से आपका कौन सा लॉस आता है, जिसको हम हीट लॉस को एडी करंट लॉस भी कहते हैं। आगे MCQs नंबर 36, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ Li², ये भी रिपीट हुआ है ऊपर। आगे MCQs नंबर 37 पे जाते हैं। इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरलोडेड हो जाए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक EMF क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। 1 हेनरी, ये भी रिपीट हुआ है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। एनर्जी स्टोर, ये तो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। MCQs number 40, the direction of induced current is always so as to oppose the change which caused the current, Lenz's law accordingly. When the loop of a wire is moved across a magnetic field, the current is produced in it, which is called induced current. आगे आपके MCQs नंबर 43, इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, इंडक्टेंस जो है वो आपकी हेनरी में मेजर होती है, यानी ये सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकती है, और दोनों का यूनिट हेनरी है, और हेनरी जो है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के इक्वल होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ MCQs का राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो MCQs जब भी आप सॉल्व करें, रीड करें, तो उसको कंप्लीट पहले पढ़ के फिर उसके ऊपर राइट ऑप्शन के ऊपर टिक किया करें। तो यहाँ ये देखें ए और सी आपके दोनों राइट ऑप्शन बनते हैं। MCQs 44, a 15 millihenry coil carries a current of 2 ampere. The energy stored in the magnetic field. अब एनर्जी स्टोर निकालनी है तो ये देखें आपका L दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं UM इज इक्वल टू हाफ Li² का, जो आपने ऊपर कितनी दफ़ा सॉल्व किए हैं, ये भी नीचे भी लिखा हुआ है, ये देखें एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज़ गिवन बाय, तो ये आपका ऑप्शन है UM इज इक्वल टू हाफ Li²। इसी में आप ये L की वैल्यू ये पुट करेंगे और करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर पुट करेंगे, तो एनर्जी स्टोर आपकी निकल आएगी। तो इससे MCQ नंबर 45 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे MCQ नंबर 46, द इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बार रिपीट हो चुका है। द रेशियो ऑफ average induced EMF to the rate of change of current in the coil is called mutual inductance. The rod of length 1 मीटर मूविंग विद द स्पीड, ये आपको लेंथ जो है वो L दी हुई है 1 मीटर, V आपको 1 मीटर पर सेकेंड और एंगल आपको 30, मैग्नेटिक फील्ड है B 0.5, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे VBL साइन थीटा का, तो उससे आपका इंड्यूस EMF निकल आएगा VBL। V भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। आगे आपका है हेनरी इज़ ऐसे यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का भी है, और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता तो वो भी उस ऑप्शन अवेलेबल होता। इधर अभी सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड इज़, तो एल किसकी इक्वल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है उसमें, और इस फार्मूले से आपकी एक एग्जांपल यहाँ आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। तो एल ये आपको याद होना चाहिए, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होता है, तो वो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस एज़ यूजुअल मेरे जो स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो सारे तो एक्सरसाइज के ही होते हैं, तो ये 18 इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने उसी सीक्वेंस से ये 18 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले लिखे हुए हैं, और उसके बाद जो हैं वो आगे जो चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो शामिल किए हुए हैं। तो ये मैंने सारे, अगर आप इधर से ये जो मैंने सोल्यूशन लिखे हुए हैं ये याद करना चाहें ये भी कर सकते हैं, जो अगर आपने स्कॉलर या किसी भी नोट से या कहीं से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स याद कर लिए तो वही आप कर लें। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको ये इजी लगे तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। वीडियो को रिज्यूम करके आप इधर से आंसर्स याद कर सकते हैं, या अगर आपको ये इजी लगे तो अपने नोट्सों पे या बुक पे इसको राइट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। तो ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, यह आगे आपका ये सेकंड है,
ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ का आंसर है, ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये सिक्स क्वेश्चन है, ये सेवन्थ क्वेश्चन, ये एट्थ क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 9 और 10, 9, 10, 11 ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो उनमें से भी बार बार रिपीट होते रहते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। 12, 13, जो भी क्वेश्चन याद करें उसमें से की पॉइंट्स कुछ होते हैं, उन की पॉइंट्स को आपने इग्नोर नहीं करना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ये की वर्ड है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की लॉ वर्ड्स ये तो ये है। इसी तरह हर क्वेश्चन में एक की पॉइंट होता है जो उस क्वेश्चन की जो आंसर की जान होता है, अगर आप वो ना लिखें तो आपको नंबर नहीं मिलते, तो उनको आपने इग्नोर नहीं करना। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उनसे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अब ये 19 आ गया। राइट डाउन टू सिमिलरिटीज एंड टू डिफरेंस बिटवीन द मोटर एंड जनरेटर। मोटर और जनरेटर में आपने डिफरेंस बताने हैं, तो सिमिलरिटीज़ पहले बताएं कि क्या होती हैं मोटर और जनरेटर के अंदर सिमिलरिटीज़। मोटर और जनरेटर दोनों जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करते हैं, तो ये सिमिलरिटी हो गई। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि इन दोनों की कंस्ट्रक्शन जो है वो सिमिलर है, और इसकी आप ओनली फ्यू चेंजिंग अगर आप करें उसमें एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में, तो वो मोटर से जनरेटर या जनरेटर से मोटर में कन्वर्ट हो जाता है। डिसिमिलरिटीज़ क्या है कि आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स को मैकेनिकल सोर्स से रिप्लेस करते हैं, इस तरह की चेंजिंग करते हैं, या आप स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग में चेंज करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 और 2 में डिसिमिलरिटीज़ भी बता दी गई हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। इन एंड ट्रांसफार्मर देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज़ देन द पावर ट्रांसफर। तो ये 12 क्लास में भी आपको बताया जा चुका है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, तो वो मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। तो आपने ये बात ज़रूर लिखनी है, देयर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दे आर कनेक्टेड, दे आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड। तो ये बात ज़रूर लिखनी है उसमें। आगे MCQ ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ मेंट बाय बैक मोटर इफेक्ट ऑफ जनरेटर। ये आगे आपको बताया भी था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद किया होगा तो ये उसमें आ जाएगा। व्हाट इज़ हिस्टेरिसिस लॉस इन ट्रांसफार्मर। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि आप कॉइल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में जितनी भी आपके लॉसेज आते हैं उसको हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर की मदद से, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का जो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप बनता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस भी कम आते हैं। तो ये आपने मिनिमाइज किस तरह करते हैं वो भी आपने लिख दिया। आगे व्हाट इज़ मेंट बाय कम्यूटेटर इन, व्हाट इज़ मेंट बाय कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में बेसिकली आप स्लिप रिंग्स को रिप्लेस कर देते हैं स्प्लिट रिंग के साथ, और स्प्लिट रिंग का ही दूसरा नाम कम्यूटेटर भी है। ये बेसिकली काम क्या करता है कि जो डायरेक्शन रिवर्स होती है उसको ये चेंज करने से बचाता है ये कंपोनेंट। इसकी मदद से आप किसी भी एसी सोर्स को डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीज। तो आगे आपको बताया था 4 मेथड हैं, आप उसको यूज़ करते हुए एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेमिनेशन शीट यूज़ करके,
प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस मिनिमाइज़ करके, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करके और फ्लक्स कपलिंग करके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको अच्छी तरह करने हैं। आगे MCQ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपको वही है, V भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, तो आपने E फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट E इज इक्वल टू VBL। ये S नहीं आना, ये इधर मिस्टेक हुई है, ये प्रिंटिंग में या लिखा है इधर SS नहीं आना, बेसिकली ये E है। E इज इक्वल टू VBL। इसको ये नहीं याद करना आपने S इक्वल टू, इधर ये E आता है, E इज इक्वल टू VBL। और यहाँ आपको ये 90 तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये देखें परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इसीलिए एंगल 90 पुट किया गया। MCQs नंबर 26 ऑन व्हाट फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड। तो ये MCQs में भी बना हुआ था आपका। नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर करता है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल के ऊपर करता है, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर, और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे है द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो हेनरी है। ये बारहा MCQs बने हुए हैं ऊपर, और आगे आपने हेनरी को डिफाइन करना है। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, तो दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और AC जनरेटर क्या करता है? आपका AC जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फैराडेज लॉ की मदद से। आगे वाई ट्रांसफार्मर आर मेड यूज इन AC सप्लाई नेटवर्क। ट्रांसफार्मर को हम AC सप्लाई नेटवर्क में क्यों यूज़ करते हैं? तो ये आपने ट्रांसफार्मर की बेसिकली वर्किंग बतानी है। आगे ये आपने ये पॉइंट्स इसी तरह लिखने हैं जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। आगे लेंसेज लॉ और फैराडेज लॉ, ये दो डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, आपके कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लें। मोशनल EMF का लॉन्ग बनता है फैराडेज लॉ का। इसमें से एक लेंसेज लॉ का जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन मिस हो गया, तो वो भी आपने करना है। फैराडेज लॉ के बाद आपका लेंसेज लॉ का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एनर्जी स्टोर एंड इंडक्टर, और जी इसी तरह ये आपको बन सकते हैं। ये एक ही अब ये देखें टॉपिक है, ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, लेकिन ये जिस तरह जो जो चीज़ें पूछी होंगी बस वो आपने वही इसमें लिखनी होंगी। आगे न्यूमेरिकल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखती हैं, और जो जितना इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है। इधर ये देखें, जैसे ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, ये और ये लास्ट 18। इसी तरह एग्जांपल्स, ये आपकी एग्जांपल नंबर 15.1 और 15.3। तो ये आपने अच्छी तरह से करना है। उम्मीद है कि ये आपके लिए नोट्स हेल्पफुल साबित होंगे, और इसमें अगर कोई मिस्टेक रह गई हो या कोई आपको परेशानी हो तो वो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। क्यूरी हो तो वो ज़रूर डिस्कस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।